U155 हिंदी। अध्याय 1541, अध्याय 822, ताओवादी न्यायालय। केंद्रीय दाओ न्यायालय। मुंह हुआ की निगाहें सख्त हो गईं। पूछा, दाओवादी न्यायालय जांच करने क्यों आएगा? वे क्या जांच कर रहे हैं? वे इसकी जांच कैसे कर रहे हैं? वांग चेन का चेहरा कड़वा था। ये आप मुझे ज्यादा आंकते हैं, मैं कैसे जान सकता हूं? मुंह हुआ ने इसके बारे में सोचा और सहमति व्यक्त की। अब हस्तक्षेप करने वाले ताओवादी न्यायालय के पीछे गहरे उद्देश्य अवश्य होंगे। गुई जल संप्रदाय के नियमित अनुयायी वांग चेन को भी शायद ये बात पता नहीं होगी। तो फिर मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ। मुहुआ ने एक पल सोचा और फिर आगे कहा, आपने जिन खूबसूरत और मजेदार चीजों का जिक्र किया, वे क्या हैं? वे कहाँ हैं? हमें वहां लाकर आपको क्या फायदा होगा? वांग चेन ने असहाय होकर उत्तर दिया, मैंने तो बस कुछ योग्यता अंक अर्जित करने के लिए नौकरी ली थी। मेरे वरिष्ठ भाइयों ने कहा कि यदि मैं 8 महान द्वारों और 12 धाराओं से शिष्यों को जहाज पर लाता हूं, तो प्रत्येक सिर के लिए 200 पुण्य अंक गिने जाएंगे। ये बस एक फूलों की नाव है जहां लोग खाने पीने और खेलों का आनंद लेते हैं, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। वहां जाने से साथी ताओवादियों के साथ संबंध बनाने में भी मदद मिल सकती है। मुंह हुआ ने व्यंग्य करते हुए कहा, दूसरों को मूर्ख बनाना ठीक है, लेकिन खुद को मूर्ख मत बनाओ। वांग चेन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद उसकी अभिव्यक्ति ठंडी पड़ गई। तुमने मुझे पकड़ लिया। क्या तुम्हारे कुछ और इरादे हैं? तुम सचमुच जहाज पर चढ़ना नहीं चाहते? मुंह हुआ कुछ आश्चर्यचकित हुआ। ये वांग चेन वास्तव में मूर्ख नहीं है। मुंह हुआ ने फिर शांति से कहा, अगर मैं तुम्हें बताने की हिम्मत करूं तो क्या तुम सुनने की हिम्मत करोगे? वांग चेन दंग रह गया। मुंह हुआ की आवाज धीमी थी, इस मामले में अगर तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी कि तुम खुद को गहरे संकट में पाओगे और बिना जाने ही मर जाओगे। मुंह हुआ उससे झूठ नहीं बोल रहा था। आमतौर पर वांग चेन जैसे लोग एक बार कोई रहस्य जान ले तो वे ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाते। नाटकीय कहानियों में हमेशा ऐसा ही होता है। वांग चेन ने आगे सवाल करने की हिम्मत नहीं की। उनका जन्म वांग परिवार में हुआ था और वे हाओ जुवान के साथ बड़े हुए। वांग परिवार की शक्ति हाओ परिवार जितनी नहीं है। परिवार में उसकी हैसियत हाओ शुवान से बहुत दूर है, इसलिए वह हमेशा सावधानी से काम करता है। वह कुछ वर्जित मामलों से अवगत है, लेकिन हालांकि उन्होंने पूछना बंद कर दिया है, लेकिन ये स्पष्ट है कि वह ज्यादा कुछ कहना भी नहीं चाहते। मुंह हुआ ने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, मैं आपसे ईमानदारी से कहूं तो मूल रूप से हमारा इरादा आपको यातना देने, चुपचाप मार डालने और जल राक्षसों को खिलाने के लिए नदी में फेंकने का था, बिना किसी को पता चले, लेकिन हाओ जुवान ने हमें इसके विपरीत मना लिया। हाओ जुवान थोड़ा हैरान हुआ। मैंने उन्हें मना लिया? मुझे कैसे पता नहीं चलता? मुंह हुआ ने बिना पलक झपकाए कहना जारी रखा। हाओ जुवान ने कहा कि वह तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है और तुम्हें एक राक्षस के पेट में दफन होते हुए दुखद मौत नहीं देख सकता, और उसने हमसे तुम्हें एक मौका देने का आग्रह किया, इसलिए हमने तुम्हें सिर्फ सवाल पूछने के लिए बेहोश कर दिया, वरना तुम अब नदी में डूब चुके होते। भाई जुवान। हाओ जुवान की ओर वांग चेन की निगाह कृतज्ञता से भरी हुई थी। हालांकि हाओ जुवान कुछ समय के लिए इस बात को लेकर अनिश्चित था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे, लेकिन मुंह हुआ का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो न केवल तुम्हें बुरे परिणाम भुगतने होंगे, बल्कि तुम निश्चित रूप से वांग परिवार को भी इसमें फंसा दोगे, अपने माता पिता को शर्मिंदा करोगे और अपमानजनक तरीके से मरोगे। वांग चेन का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने अपना सिर उठाया, मोहुआ की ओर देखा और कड़वाहट से हंसा। संप्रदाय का माहौल ऐसा ही है, मैं क्या कर सकता हूं? मुंह हुआ ने अपना सिर हिलाया। सच्चाई हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। अगर गुई जल संप्रदाय इसी तरह चलता रहा तो इसका अंत हो जाएगा। तुम्हें ध्यान से सोचने की जरूरत है। मुंह हुआ ने चुपचाप वांग चेन को देखा। एक बार जब गुई जल संप्रदाय गिर जाएगा तो निश्चित रूप से शिष्यों का एक समूह शुद्ध हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जब वह समय आएगा तो आप बच निकलेंगे? यह है। वांग चेन ने अपना सिर उठाया, मुंह हुआ की ओर देखा, उसकी आवाज और चेहरे को समझा। तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके सामने वाला व्यक्ति वही ताइक्सू संप्रदाय का शिष्य था जिसे उसने पहले देखा था, जो आकर्षक और युवा दिख रहा था। उसे आश्चर्य और उलझन दोनों महसूस हो रही थी। लेकिन क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुंह हुआ ने अहंकार से कहा, मैं अभी आपको अपनी असली पहचान नहीं बता सकता।
मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मेरे पीछे पूर्वज खड़े हैं, साथी शिष्यों के बीच मेरा वचन ही कानून है। मेरे कई बुजुर्गों के साथ घनिष्ठ संबंध हैं और ताओवादी दरबार में मेरे संबंध हैं। मो हुआ ने अपने प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और अपनी छवि को और भी बेहतर बनाया। लेकिन हाओ जुआन और अन्य लोग जानते थे कि वह सच बोल रहा था। वांग चेन भी मो हुआ की बातों से मूर्ख बन गया। अगर तुम मेरी कुछ मदद करो तो अगर गुई जल संप्रदाय का पर्दाफाश हो जाए तो मैं ताओवादी न्यायालय के जरिए तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, मो हुआ ने दृढ़ता से कहा। वांग चेन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, सच में मुझ पर भरोसा नहीं करते, लेकिन कम से कम हाओ जुआन पर तो भरोसा करो। मो हुआ ने कहा। हाओ जुआन को आखिरकार होश आया, उसने सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, हम तुम्हें बचा रहे हैं। अगर तुम बहुत गहरे चले गए तो पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वांग चेन कुछ हद तक विचलित हो गया, लेकिन मैं तो एक साधारण शिष्य हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। कोई चिंता नहीं, मो हुआ ने कहा, ये बस कुछ छोटी मोटी बातें हैं, इससे तुम्हें परेशानी नहीं होगी। वांग चेन अभी भी असमंजस में था, क्या मैं वापस जाकर इस पर विचार कर सकता हूं? जरूर, मो हुआ ने कहा, लेकिन तुम्हें आज के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए, वरना यह बात लीक हो जाएगी और कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। वांग चेन ने सिर हिलाया। मो हुआ ने चेंग मो पर एक नजर डाली और चेंग मो ने वांग चेन को रिहा कर दिया। वांग चेन को यह जानकर हैरानी हुई कि चेंग मो ने उसे सचमुच जाने दिया। उसने सबकी तरफ देखा, फिर घबरा कर चला गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रहा है। वांग चेन को जाते हुए देखकर सीटू जियान ने भौहें चढ़ाई और पूछा, जूनियर भाई, क्या आपको लगता है कि वह वास्तव में हमारी मदद करेगा? कोई बात नहीं, मो हुआ ने कहा। सीटू जियान आश्चर्यचकित रह गया। मो हुआ ने कहा, अगर वह सहमत हो जाता है तो गुई जल संप्रदाय के साथ चीजें आसान हो जाएंगी। अगर नहीं तो मेरे पास अन्य तरीके हैं, यह अधिक परेशानी भरा हो सकता है। हालांकि यदि वह सहमत नहीं होता है तो जब चीजें उजागर हो जाएंगी तो वह केवल अपने लिए ही सर्वश्रेष्ठ की आशा कर सकता है। चेंग मो और सीटू जियान ने सिर हिलाया, लेकिन हाओ जुआन थोड़ा असहज लग रहा था। अभी भी दिल से यही उम्मीद करता था कि उसका पुराना दोस्त भटक न जाए। इसके बाद कुछ लोग ताइक्सू गेट पर लौट आए। शिष्य निवास में मो हुआ बिस्तर पर लेटा हुआ था, अभी भी दिन की घटनाओं के बारे में सोच रहा था। ताओवादी न्यायालय। ताओवादी न्यायालय और ताओवादी न्यायालय अधिकारी हालांकि केवल एक अक्षर से भिन्न थे, लेकिन उनके अर्थ बहुत भिन्न थे। ताओवादी न्यायालय ने 20,000 वर्षों से अधिक समय तक साधना जगत को एकताबद्ध रखा, जिसकी नींव बहुत गहरी थी। कौन जानता है कि उन्होंने कितने साधना संसाधन एकत्रित कर लिए हैं, कितनी साधना विरासतों पर उनका एकाधिकार है, और ताओवादी दरबार के पीछे कौन जानता है कि कितने अथाह पुराने राक्षस छिपे हुए हैं। हालांकि कियान लनिंग राज्य सीमा में एक ताओवादी न्यायालय अधिकारी है। हालांकि ये ताओवादी न्यायालय अधिकारी केंद्रीय ताओ न्यायालय के पर्यवेक्षण और अधिकार क्षेत्र के अधीन है, लेकिन इसमें प्रमुख परिवारों द्वारा घुसपैठ की गई है। इससे पहले ताओवादी न्यायालय ने भी इस पर आंखें मूंद ली थीं। मुझे यकीन नहीं है कि यह किसी तरह का समझौता है, या शायद कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के प्रमुख परिवारों के लोग ताओवादी न्यायालय में हैं, जो एक दूसरे के साथ मिलीभगत कर रहे हैं और जनता को अंधा बना रहे हैं। लेकिन अब स्थिति कुछ अलग नजर आ रही है। ताओवादी न्यायालय ने गुई जल संप्रदाय की जांच शुरू कर दी, जो एक छोटा सा मामला लग रहा था, लेकिन यह एक ट्रिगर हो सकता है। तथापि ताओवादी न्यायालय गुई जल संप्रदाय के बारे में वास्तव में क्या जांच करना चाहता है? उन्होंने गुई जल संप्रदाय से शुरुआत क्यों की? ताओवादी न्यायालय वास्तव में कितना जानता है? मो हुआ ने आधे दिन तक सोचा, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार यदि वह ताओवादी दरबारी अधिकारी है तो उसके कुछ लेन देन रहे होंगे, कुछ जानकारियां उसे होंगी तथा उसके कुछ परिचित भी होंगे। लेकिन ताओवादी न्यायालय एक विशाल इकाई की तरह है जो उससे बहुत ऊपर है, उसकी पहुंच से पूरी तरह बाहर है। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना है जो अंदर की कहानी जानता हो। मो हुआ ने फिर से लेटर टोकन निकाला, कुछ देर सोचा और महसूस किया कि सीधे पूछना बेहतर होगा, इसलिए उसने गू चांगहुआई को एक संदेश भेजा। अंकल गू, क्या ताओवादी दरबार से कोई आया है? वह काफी देर तक इंतजार करता रहा, लेकिन गू चांगहुआई ने कोई जवाब नहीं दिया। ये निश्चित नहीं है कि वह व्यस्त थे और उन्होंने इसे नहीं देखा, या फिर वह ताओवादी न्यायालय के बारे में बात नहीं करना चाहते थे। लेकिन यह मामला काफी महत्वपूर्ण है। मो हुआ ने इस पर विचार किया और व्यक्तिगत रूप से पूछने का निर्णय लिया।
अगली सुबह वह ताइक्सू गेट से निकलकर कियानलनिंग स्टेट सीमा में ताओवादी न्यायालय के अधिकारी के पास गया। ताओवादी दरबार के अधिकारी के सामने किसी ने उसे नहीं रोका। गु चांगहुआई ने ताओवादी दरबार के अधिकारी के रूप में कई वर्षों तक काफी प्रतिष्ठा के साथ पर्यवेक्षक के रूप में कार्य किया था। साधारण प्रवर्तन नेता नए साधकों के लिए चीजें कठिन बना सकते हैं, लेकिन मो हुआ एक परिचित चेहरा था और गु चांगहुआई के साथ उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से किसी ने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की। यहां तक कि गु परिवार के एक प्रवर्तन नेता ने मो हुआ को एक कप चाय पिलाई और विनम्रता से कहा, सुपरवाइजर साहब काम में व्यस्त हैं, युवा मालिक कृपया एक क्षण प्रतीक्षा करें। मो हुआ ने विनम्रतापूर्वक उसे धन्यवाद दिया, फिर चुपचाप चाय पीने बैठ गया, जबकि वह चुपके से ताओवादी दरबार अधिकारी के पास आने जाने वाले साधकों को देख रहा था। लगभग 4 या 5 कप चाय पीने के बाद मो हुआ ने गु चांगहुआई को बाहर आते देखा और जल्दी से अभिवादन किया। अंकल गु। मो हुआ का सुंदर चेहरा देखकर गु चांगहुआई के सिर में अनायास ही दर्द होने लगा। यदि वह ताओवादी दरबारी अधिकारी के पास न होता और अपनी छवि बनाए रखने की चिंता न करता, तो संभवतः वह मुड़कर चला जाता। क्या बात है? गु चांगहुआई ने उदासीनता से कहा। मैंने तुम्हें 1 लीटर टोकन भेजा था, तुमने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने आई हूं। मो हुआ ने सीधे शब्दों में कहा। गु चांगहुआई ने आह भरी, कुछ कहने ही वाले थे कि अचानक पास से एक ठंडी लेकिन स्पष्ट आवाज सुनाई दी। सुपरवाइजर गु, आप काफी आराम से लग रहे हैं, अभी भी यहाँ बातचीत करने का समय है। मो हुआ को थोड़ा आश्चर्य हुआ जब उसने ऊपर देखा तो पाया कि वक्ता एक महिला थी जिसने सुपरवाइजर का ताओवादी वस्त्र पहना हुआ था। यह महिला लंबी और सुंदर थी, उसके चेहरे पर ठंडा भाव था और थोड़ी थोड़ी उठी हुई थी, जिससे अहंकार की आभा झलक रही थी। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति उदासीन थी, स्पष्ट रूप से वह बुरे मूड में थी। क्यों? मैं कुछ शब्द भी नहीं बोल सकता। मत भूलिए, आप एक पर्यवेक्षक हैं, मैं भी हूं, आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। महिला का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसके बाद उनमें से कोई भी नहीं बोला, एक दूसरे को घूरते रहे, उनकी आंखें समान रूप से ठंडी, भाव समान रूप से उदासीन थे, जिससे थोड़ा तनावपूर्ण माहौल बन गया। मो हुआ दोनों के बीच में बैठा था, मासूम सा दिख रहा था। एक क्षण के बाद वह गु चांगहुआई के करीब गया, अपनी आवाज धीमी की और पूछा, अंकल गु, ये सुंदर बहन कौन है? गु चांगहुई की पलकें झपकी। ये छोटा सा बदमाश बकवास करता रहता है, इसने ये चापलूसी कहाँ से सीखी? बाह्य रूप से उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज धीमी रखी, लेकिन एक गोल्डन कोर विशेषज्ञ के सामने वह इससे किसे मूर्ख बना सकते थे। दूसरी ओर बैठी महिला ने भी मो हुआ की बातें सुनी, उसकी अभिव्यक्ति हमेशा की तरह ठंडी थी, लेकिन मो हुआ को देखते हुए उसकी आंखें नर्म हो गईं। कोई भी महिला अपनी सुंदरता की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती। इसके अलावा यह एक शुद्ध इरादे वाले युवा की ओर से है, जिसकी आंखें साफ हैं, ये वसंत की हवा की तरह है, जो दिल को तरोताजा कर देती है। अनजाने में उसकी आवाज भी नर्म पड़ गई। छोटे भाई, तुम मुझे बहन नहीं कह सकते, मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं। मो हुआ ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मुझे क्या बुलाना चाहिए? उसके बगल में गु चांगहुआई ने कहा, आप और क्या कह सकते हैं, स्वाभाविक रूप से चाची। गु चांगहुआई की और महिला की निगाहें अब कुछ हत्या के इरादे से मिश्रित थीं। सुपरवाइजर गु, अगर आप अच्छी तरह से बात नहीं कर सकते तो आप चुप रहें। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह मो हुआ की ओर मुड़ी और बोली, मेरा उपनाम जिया है, आप मुझे जिया कैनोनिकल ऑफिशियल कह सकते हैं। मो हुआ ने सिर हिलाया, नमस्ते जिया कैनोनिकल अधिकारी। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने थोड़ा सिर हिलाया और पूछा, आप ताओवादी कोर्ट अधिकारी के पास आए हैं, क्या आपको कुछ चाहिए? मो हुआ ने गु चांगहुआई की ओर देखा और एक कहानी गढ़नी शुरू कर दी। बड़े गु होंग ने मुझे अंकल गु को गु परिवार में वापस बुलाने के लिए भेजा है, घर पर कुछ है। जिया कैनोनिकल अधिकारी कुछ आश्चर्यचकित था, यह क्या है? मो हुआ ने गु चांगहुआई की ओर देखा, फिर जिया कैनोनिकल अधिकारी की ओर, झिझकते हुए, अनिश्चित होकर कि क्या कहे या नहीं। एक क्षण के बाद उसने जिया कैनोनिकल अधिकारी को इशारा किया। जिया कैनोनिकल अधिकारी थोड़ा चौंका, फिर मो हुआ के इरादे को समझ गया, अवचेतन रूप से झुक गया और मो हुआ को उसके कान में फुसफुसाते हुए सुना, अंकल गु से कहो कि ब्लाइंड डेट पर चले। इसी तरह मो हुआ की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन ये गु चांगहुआई के कानों से बच नहीं सकी। मो हुआ की बात पूरी होने से पहले ही गु चांगहुआई के चेहरे पर गुस्सा उभर आया। खुद को और रोक न पाने के कारण उसने मो हुआ का कॉलर पकड़ा और बिना पीछे देखे ताओवादी दरबार से बाहर निकल गया।
उसकी पीठ पर घबराहट और शर्मिंदगी के भाव दिखाई दे रहे थे। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने गू चांगहुआई की पीछे हटी हुई आकृति को देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं और उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक सूक्ष्म हो गई थी। मुंह हुआ काफी लंबा हो गया था, लेकिन वह अभी भी गू चांगहुआई की ऊंचाई तक पहुंचने से बहुत दूर था। इसके अलावा गू चांगहुआई एक गोल्डन कोर था। उसका शरीर बहुत मजबूत था और पतला महुआ को उठाना उसके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। जब वे एकांत स्थान पर पहुंचे तो गू चांगहुआई ने अंततः महुआ को नीचे उतारा और ठंडे चेहरे के साथ कहा, अगर अगली बार तुमने फिर बकवास की तो खबरदार, मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। महुआ ने बस इतना ही जवाब दिया। ओह! महुआ के निडर रवैये को देखकर गू चांगहुई को नुकसान हुआ। ये शब्द तो केवल दिखावे के लिए थे। यदि वह वास्तव में महुआ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो महुआ उसके बारे में बता देती, वैनरेन वान या एल्डर गू होंग से शिकायत दर्ज कराती, जिससे गू चांगहुआई को बहुत सिरदर्द हो जाता। यद्यपि उनका उपनाम गू था और महुआ का उपनाम मो था, लेकिन गू परिवार में विशेष रूप से एल्डर गू होंग और वैनरेन वान के सामने महुआ ही वह व्यक्ति था जिसका अंतिम निर्णय होता था। गू चांगहुआई ने आह भरते हुए कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? महुआ ने कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था। तभी गू चांगहुआई को लेटर टोकन वाली बात याद आए और उन्होंने कहा, ताओवादी न्यायालय के मामलों पर आपके साथ चर्चा नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि यह गोपनीय है और ताओवादी न्यायालय कोई साधारण शक्ति नहीं है। अगर आप सचमुच उनके निषेध का उल्लंघन करते हैं तो न केवल आप बल्कि गू परिवार भी नष्ट हो सकता है। महुआ की अभिव्यक्ति थोड़ी कठोर हो गई। हालांकि वह सिर्फ पूछ रहे थे, वास्तव में किसी भी वर्जना का अपमान नहीं करना चाहते थे। नष्ट होने की तो बात ही छोड़ दें। एक पल सोचने के बाद महुआ की आंखें चमक उठीं और उसने पूछा, अभी जो जिया कैनोनिकल अधिकारी आया है, क्या वह ताओवादी न्यायालय से है? गू चांगहुआई चुप रहा। महुआ ने गू चांगहुआई के हाव भाव देखकर सिर हिलाया और कहा, ऐसा लगता है अंकल गू, आपने पहले कहा था कि ताओवादी दरबार में एक नया कैनोनिकल अधिकारी आया है जो परेशानी भरा और मुश्किल काम है। क्या आप उसी जिया कैनोनिकल अधिकारी की बात कर रहे थे? बोलने के बाद महुआ ने एक बार फिर गू चांगहुआई की प्रतिक्रिया का आकलन किया और पुष्टि प्राप्त की। जिया कैनोनिकल अधिकारी, जिया? क्या ये जिया ताओवादी न्यायालय के महान परिवार से हो सकता है? गू चांगहुई ने असहाय होकर आह भरी। हाँ। उसे एहसास हुआ कि जब भी महुआ को जिज्ञासा होगी, उसे मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। टालमटोल करने के बजाय उसे सीधे सीधे बता देना ज्यादा आसान था। गू चांगहुआई ने कहा, जिया परिवार उस समय का एक प्राचीन परिवार है जब ताओवादी दरबार की पहली बार स्थापना हुई थी। उन्होंने ताओवादी दरबार के केंद्रीय कार्यालय, 7 मंडपों और यहां तक कि स्वर्गीय वेधशाला में भी पीढ़ियों से प्रमुख पदों पर कार्य किया है, और मंडप के प्रमुख और पर्यवेक्षक भी उन्हीं के वंशजों में से आते हैं। जिया परिवार सचमुच परिवारों में एक विशालकाय परिवार है। महुआ की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। जिया परिवार वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। तो फिर ताओवादी अदालत ने इस बार जिया परिवार को क्यों भेजा? गुई जल संप्रदाय की जांच करने के लिए? महुआ ने पूछा। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। क्या आप ताओवादी न्यायालय द्वारा गुई जल संप्रदाय की जांच के बारे में जानते हैं? महुआ ने सिर हिलाया। मुझे अभी पता चला। गू चांगहुआई को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ताओवादी न्यायालय को अपनी जांच शुरू किए हुए ज्यादा दिन नहीं हुए थे। इस बच्चे को आश्चर्यजनक रूप से तीव्र जानकारी थी। महुआ ने पूछा, ताओवादी न्यायालय गुई जल संप्रदाय की जांच क्यों कर रहा है? गू चांगहुआई एक पल के लिए चुप रहे, फिर उन्होंने अपना सिर हिलाया। कहना मुश्किल है। कहना मुश्किल। एक क्षण विचार करने के बाद गू चांगहुआई ने अंततः धीरे से कहा, कियानलनिंग स्टेट बाउंड्री के भीतर कई संप्रदाय हैं और परिवार का प्रभाव व्यापक है। प्रत्येक परिवार के पूर्वजों की अपनी गणनाएं हो सकती हैं और वे खुले और गुप्त संघर्षों में संलग्न हो सकते हैं, लेकिन ताओवादी न्यायालय के प्रति उनका दृष्टिकोण सुसंगत है। कियानलनिंग स्टेट बाउंड्री में ताओवादी न्यायालय ताओवादी कानून को बनाए रखने के लिए एक न्यायालय स्थापित कर सकता है, लेकिन वे आंतरिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं कर सकते। जब तक कि कोई ऐसा मामला न हो जिसमें कोई परिवार ताओवादी न्यायालय की अवहेलना करता हो या उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचता हो जो उनके हित में हो, अन्यथा ताओवादी न्यायालय चीजों को अनदेखा कर देता है। कभी कभी जब कोई गंभीर घटना घटित होती है तो ताओवादी न्यायालय आमतौर पर किसी को उत्तरदायी ठहराता है और परिवारों से कुछ लाभ ले लेता है, बस। लेकिन हाल ही में चीजें अलग हो गई हैं। गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं।
ताओवादी न्यायालय अब कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री की ओर आंखें मूंदने को तैयार नहीं है। या हो सकता है कि वे लंबे समय से कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री पर कब्जा करना चाहते हों, लेकिन उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने का कभी अच्छा अवसर नहीं मिला। लेकिन हाल ही में एक बेहतरीन अवसर सामने आया है। मो हुआ की निगाहें तेज हो गईं। कौन सा अवसर? गु चांगहुआई ने मो हुआ की ओर देखा और पूछा, आप एक संप्रदाय के अनुयायी हैं, आपको राक्षस जानवरों का शिकार करने के लिए रिफाइनिंग डायमंड पर्वत पर जाना चाहिए था, और आपको 10,000 राक्षसों की घाटी से परिचित होना चाहिए, है ना? मो हुआ आश्चर्यचकित रह गया। 10,000 राक्षसों की घाटी? गु चांगहुआई ने सिर हिलाया, एक पल के लिए हिचकिचाया, बस मो हुआ को रहस्य बताने ही वाला था, लेकिन अचानक रुक गया। तुम्हें पहले से ही पता नहीं होगा, है ना? मो हुआ एक क्षण के लिए चुप रहा, फिर धीरे से सिर हिलाया। आप कितना जानते हैं? गु चांगहुआई ने पूछा। मुझे कमोबेश सब कुछ पता होना चाहिए, मो हुआ ने धीरे से कहा। संपूर्ण कियान लनिंग राज्य सीमा पर श्रीमान तू और उस रहस्यमय सज्जन को छोड़कर 10,000 राक्षसों की घाटी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन राक्षस कृषक प्रबंधकों को शायद पता होगा, लेकिन वे सभी मर चुके हैं। गु चांगहुई की पलकें झपकी। 10,000 राक्षसों की घाटी के मामले केवल कुछ ऐसी बातें थीं जो उसने गु परिवार कबीले के नेता से सुनी थी। उच्च अधिकारियों ने इस मामले को अत्यंत गोपनीय रखा तथा केवल कुछ ही सूचनाएं लीक की। लेकिन अब मो हुआ ने दावा किया कि वह सब कुछ जानता है, जिसका मतलब था, तुमने 10,000 राक्षसों की घाटी में प्रवेश नहीं किया, है ना? मो हुआ ने सिर हिलाया, कुछ। लेकिन ये प्रवेश करने जितना आसान नहीं था। वह 10,000 राक्षसों की घाटी में भगवान ही जाने कितने समय तक भटकता रहा। राक्षस साधक प्रबंधकों में से अधिकांश को उसके द्वारा समाप्त कर दिया गया, उनकी दिव्य आत्माएं मिटा दी गईं। 10,000 राक्षसों की घाटी के परिवार की संपत्ति, उन हजारों दानव प्रेतों को उसने पूरी तरह से खा लिया। बेशक ये विवरण उजागर नहीं किए जा सकते। चांगहुआई ने इसकी उम्मीद नहीं की थी। फिर भी वह चुपचाप गहरी सांस लेता रहा, उसे कुछ अविश्वास सा महसूस हो रहा था। ये बच्चा ऐसा कैसे है कि मुसीबतें हर जगह उसका पीछा करती हैं? ये बहुत ही अजीब है। 10,000 राक्षसों की घाटी का क्या हुआ? मो हुआ ने पूछा। गु चांगहुआई ने खुद को शांत किया और आह भरी, 10,000 राक्षसों की घाटी का मामला वास्तव में अवसर है। इस मामले के गंभीर नकारात्मक परिणाम होंगे। हालांकि इसे अंततः दबा दिया गया, लेकिन इसने ताओवादी न्यायालय को निरीक्षण करने के लिए लोगों को सीधे ताओवादी न्यायालय में तैनात करने का बहाना दे दिया। गु चांगहुआई का चेहरा कुछ अप्रिय लग रहा था, जो कि जिया परिवार का जिया कैनोनिकल अधिकारी है। मो हुआ ने धीरे से सिर हिलाया। इस संसार में प्रत्येक कार्य के परिणाम होते हैं। उसने सोचा था कि 10,000 राक्षसों की घाटी का मामला खत्म हो गया है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह गुप्त रूप से परिवर्तनों की इस श्रृंखला को जन्म देगा। इसने न केवल ताओवादी न्यायालय का हाथ कियान लनिंग राज्य सीमा तक बढ़ाया, इसने जिया कैनोनिकल अधिकारी को भी आकर्षित किया। मो हुआ हैरान था और उसने पूछा, ताओवादी न्यायालय के हस्तक्षेप का कियानेक्स्यू राज्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति कुछ गंभीर थी। यह अप्रत्याशित हिस्सा है, हो सकता है कि वे बस औपचारिकता निभा रहे हों, कुछ देर निरीक्षण कर रहे हों और फिर चले जा रहे हों। ये भी हो सकता है कि वे गुप्त रूप से किसी सच्चाई की जांच कर रहे हों, या शायद वे इस अवसर का उपयोग कियानेक्स्यू राज्य सीमा में अपनी शक्ति की घुसपैठ करने के लिए करना चाहते हों। किसी भी मामले में ये तो बस शुरुआत है। इसका मतलब है कि केंद्रीय दाव न्यायालय भी इस खेल में उतर रहा है। ... जब तक मो हुआ ताओवादी दरबार छोड़कर शिष्य निवास में वापस नहीं आ गया, तब तक गु चांगहुआई के शब्द उसके दिमाग में घूमते रहे। ताओवादी न्यायालय का मैदान में प्रवेश, यह अच्छा है या बुरा, यह अज्ञात है। मो हुआ ने भौहें चढ़ाईं। हालांकि ताओवादी न्यायालय जैसी विशाल संस्था की भव्य योजनाओं से उसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। कम से कम यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में उसे चिंता करने की आवश्यकता हो। मो हुआ ने अपने विचार एकत्र किए और जल यम के विषय पर पुनः विचार किया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी जल्दी हो सके जल यम पर कब्जा कर लिया जाए। जल यम को पकड़ना तथा यू परिवार के जल गांव के विनाश के बारे में पूछताछ करना तथा विशेष रूप से बलिदान से संबंधित मामलों के बारे में पूछताछ करना उस वेदी को खोजने के लिए आवश्यक है जो उसकी दिव्य भावना को आगे बढ़ाएगी। लेकिन मो हुआ को जल्द ही एहसास हो गया कि उसके पास जो सुराग हैं, उनके आधार पर वाटयम को ढूंढना बहुत मुश्किल है, उसे पकड़ना तो दूर की बात है।
मुख्य मुद्दा यह है कि उनके पास सीमित समय है तथा उनके चक्रीय विश्राम पर प्रतिबंध है, जिसके कारण कई मामलों की व्यक्तिगत रूप से जांच करना असंभव है। इस तरह धीरे धीरे रहस्य सुलझाते हुए यदि वह जल यम को पकड़ भी लेता तो कौन जाने कितना समय लगता। बहुत धीमा। यदि वह प्रतीक्षा कर भी सकता था तो दूसरी ओर एल्डर मास्टर झुन संप्रदाय की समृद्धि या पतन से संबंधित प्रमुख घटनाओं के संबंध में संभवतः प्रतीक्षा नहीं कर सकता था। मो हुआ ने एक क्षण के लिए चुपचाप विचार किया। धीरे धीरे उसके मन में एक विचार उभरने लगा। व्यक्ति को आत्म जागरूकता होनी चाहिए। यदि यह ऐसा कुछ है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते तो ईमानदारी से शक्ति उधार लें। सज्जन व्यक्ति भी इससे भिन्न स्वभाव का नहीं होता, बल्कि वह चीजों का उपयोग करने में कुशल होता है। जो लोग इस मामले में मदद कर सकते हैं, अंकल गु यू कैंग हाइट्स ऑफ फूल घाटी से वरिष्ठ बहन कियान कियान और गुई जल संप्रदाय से वांगचिन सभी इस योजना का हिस्सा हैं। लेकिन यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। अभी भी एक मजबूत सहयोगी की कमी है, और वह सहयोगी है। मो हुआ की आंखें चमक उठी। ताओवादी न्यायालय। ताओवादी न्यायालय की शक्ति अथाह है। ये वास्तव में एक विशाल संस्था है। कियानिक्सुए राज्य सीमा के भीतर यदि ताओवादी न्यायालय कुछ करना चाहता है तो उन्हें किसी की बाधा या प्रतिशोध से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब ताओवादी न्यायालय गुई जल संप्रदाय की जांच करना चाहता है, इसलिए मैं एक सवारी करूंगा और जल यम को ताओवादी न्यायालय के जाल में फंसाऊंगा, फिर अशांत जल में मछली पकड़ूंगा। इसके अलावा मैं ताओवादी न्यायालय के कुछ गुटों के साथ अच्छे संबंध बनाने का अवसर भी ले सकता हूं। कोई भी गुट, न केवल परिवार और संप्रदाय बल्कि ताओवादी न्यायालय भी आंतरिक रूप से बहुत जटिल है। यहाँ विभिन्न हित, उलझने और उद्देश्य हैं, ये पूरी तरह एकजुट नहीं है। ताओवादी दरबार के भीतर कुछ गुटों के साथ अच्छे संबंध बनाते हुए यदि मैं कभी किसी बड़े निषेध को छूता हूं और ऊपरी ताओवादी दरबार से कठोर दमन का सामना करता हूं तो मैं पूरी तरह से अलग थलग नहीं रहूंगा। तथापि मो हुआ ने सोचा, मैं ताओवादी दरबार से कैसे जुड़ सकता हूं। मो हुआ ने बहुत सोचा, लेकिन वह केवल एक ही व्यक्ति के बारे में सोच सका। उन्होंने लेटर टोकन निकाला और गु चांगहुआई को संदेश भेजा। अंकल गु, अब प्रशिक्षक हुआ के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई परिणाम नहीं है। अपने खाली समय का उपयोग जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ अधिक बातचीत करने के लिए करें। गु चांगहुआई मोहुआ के साथ लंबे समय तक बातचीत करने के कारण मोहुआ से प्रभावित थे और कभी कभी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कुछ अजीब प्रतीकों को प्रकट करने के लिए चुंबकीय स्याही का उपयोग करते थे। इस समय उसने मोहुआ को एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भेजा। चांगहुआई के पास कहने को शब्द नहीं थे। ये बच्चा आखिर किस बारे में बात कर रहा है। जिया उपनाम वाली उस महिला से संपर्क करें। क्या मजाक। औरतें तो बस मुसीबत हैं, नजरों से दूर, मन से दूर। वह अकेले उसके पास कैसे जा सकता था जब तक कि उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ न हो। गु चांगहुआई ने व्यंग्यात्मक ढंग से सोचा। मो हुआ ने फिर पुराना बहाना निकाला, ये सब जांच के लिए है, सच्चाई के लिए है। गु चांगहुआई, कुछ व्यवहारिक बात कहो। मो हुआ के साथ इतना समय बिताने के बाद अब वह इन तथाकथित धार्मिक शब्दों से मुक्त हो गया था। ठीक है, मो हुआ ने आह भरी, मुझे एहसास है कि हम अकेले शायद जल यम को नहीं पकड़ सकते। ये द्वितीय श्रेणी राज्य सीमा है और जल यम शक्तिशाली है, उसके तरीके अजीब हैं और इससे भी अधिक परेशानी की बात यह है कि वह जल प्रकृति कौशल में कुशल है। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। यद्यपि वह इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था, फिर भी वह अपने हृदय में जानता था कि जल यम अग्नि बुद्ध से भी अधिक कष्टकारी हो सकता है। विशुद्ध शक्ति के संदर्भ में जल यम अग्नि बुद्ध की बराबरी नहीं कर सकता था। आमने सामने की टक्कर में जल यम निश्चित रूप से अग्नि बुद्ध के सामने टिक नहीं सका। लेकिन जल यम को पकड़ना या उसे मारना अग्नि बुद्ध से मुकाबला करने से भी अधिक कठिन था। अग्नि बुद्ध की शक्ति उनकी असीम पशु जैसी आध्यात्मिक शक्ति और उनकी अपराजय अग्नि श्रृंखला निषिद्ध तकनीकों में निहित थी। उसी लोक में प्रत्यक्ष युद्ध में अग्नि बुद्ध को लगभग किसी भी साधक से भय नहीं था। लेकिन जल यम एक अजीब रास्ते पर चल रहा था। उसका ताओवादी कौशल निर्दयी था, उसकी गति तकनीक भूतिया थी और उसका शिष्य कौशल रहस्यमय था। सबसे अधिक परेशानी वाली बात थी पानी के प्रति उनका लगाव। यदि यह जमीन पर होता तो इतना बुरा नहीं होता, लेकिन जब जल यम मिस्टवाटर नदी में तैरता है तो अतिरिक्त जल प्रकृति वृद्धि के साथ उसकी शक्ति बहुत बढ़ जाती है। इससे वह अपनी इच्छानुसार गड़बड़ी फैला सकता था, बेरोक टोक आ जा सकता था और कोई भी उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। जल प्रकृति कौशल का अभ्यास करने वाले जल प्रकृति और जल यम के बराबर की शक्ति वाले साधक को ढूंढना लगभग असंभव था।
गु चांगहुआई ने आह भरी। कृषक ऐसे ही होते हैं। खेती हर चीज का आधार है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। पर्याप्त अनुभव, रणनीति में गहराई, ताओवादी कौशल की समझ, ताओ साधना की कई शाखाओं में प्रवीणता, या अपनी साधना को लागू करने के साधनों के बिना साधना करने पर भी व्यक्ति को हर जगह बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, वो स्वयं को असहाय और परिस्थितियों में असमंजस में महसूस करेगा। तो आप जिया कैनोनिकल अधिकारी से मदद चाहते हैं? गु चांगहुआई ने पूछा। मो हुआ ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन वह ताओवादी दरबार में है, कौन जाने वह क्या सोच रही है। गु चांगहुआई थोड़ा सतर्क था। मो हुआ ने कहा, अंकल गु, क्या आपने पहले नहीं कहा था कि ताओवादी न्यायालय के अधिकारियों को ताओवादी कानून का पालन करना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, जिसे पकड़ना है उसे पकड़ना चाहिए, जिसे मारना है उसे मारना चाहिए, और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। चूंकि यह मामला है, जब तक हम ताओवादी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और जल यम को पकड़ सकते हैं और एक साथ इस संकट को खत्म कर सकते हैं, तो जिया कैनोनिकल अधिकारी की पहचान या उद्देश्यों के बारे में चिंता क्यों करें। गु चांगहुआई आश्चर्यचकित रह गया। उसने इस पर ध्यानपूर्वक विचार किया और पाया कि इसमें कुछ कारण अवश्य था। ताओवादी दरबार के अधिकारी स्वाभाविक रूप से ताओवादी दरबार से संबंधित थे, और यद्यपि गु परिवार एक परिवार था, यह एक अधिकारी के वंश से आया था, जो अन्य औद्योगिक परिवारों से स्वाभाविक रूप से भिन्न था। गु परिवार के घरेलू नियमों में हमेशा ताओवादी कानून का पालन करने और निष्पक्षता से कार्य करने पर जोर दिया गया है। ये देखते हुए कि ताओवादी न्यायालय की मंशा चाहे जो भी हो, जब तक वे गु परिवार के घरेलू नियमों का पालन करते हैं, तब तक सब ठीक होना चाहिए। गु चांगहुआई को अचानक कुछ एहसास हुआ। ये वह स्पष्ट धारा मार्ग हो सकता है जिसका अनुसरण गु परिवार करता है। ताओवादी कानून का पालन करें, सिद्धांतों के अनुसार कार्य करें। इस तरह वे न तो अन्य परिवारों के साथ सांठगांठ करते हैं और न ही ताओवादी न्यायालय की चापलूसी करते हैं, क्योंकि ताओवादी न्यायालय भी आवश्यक रूप से ताओवादी कानून का पालन नहीं कर सकता। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। ऐसी स्पष्ट धारा अनिवार्य रूप से ईर्ष्या पैदा करेगी, शायद हर जगह दुश्मन भी पैदा कर देगी। लेकिन यही वह रास्ता है जिसे गु परिवार ने चुना। इस मार्ग पर चलते रहना, यद्यपि बाधाओं और कठिनाइयों से भरा है, इसे छोड़ देने से परिवार का विनाश हो सकता है, जब इसकी जड़ें और हड्डियां नष्ट हो जाएंगी। पहले कभी कभी वह सोचता था कि परिवार के मुखिया के तरीके बहुत अधिक पांडित्यपूर्ण हैं, लेकिन अब गहन चिंतन करने पर उसे परिवार के मुखिया के कुछ श्रमसाध्य प्रयासों की थोड़ी बहुत समझ आ गई। कुछ क्षण विचार करने के बाद गु चांगहुआई ने कहा, ठीक है। मो हुआ थोड़ा आश्चर्यचकित था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अंकल गु इतनी जल्दी सहमत हो जाएंगे। उन्होंने अपना तैयार भाषण भी पूरा नहीं किया था, लेकिन यह अच्छी बात है कि अंकल गु ने खुद ही इसका पता लगा लिया। हालांकि मो हुआ को भी नहीं पता था कि उसने वास्तव में क्या पता लगा लिया था। तो फिर अंकल गु, जिया कैनोनिकल अधिकारी से मिलने के लिए कुछ समय निकालिए। मो हुआ ने मौके का फायदा उठाया। गु चांगहुआई ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह अभी भी कुछ हद तक प्रतिरोधी था। कोई बात नहीं, समय आने पर मैं भी चला जाऊंगा, मो हुआ ने कहा। गु चांगहुआई ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम क्यों जा रहे हो? अगर मैं नहीं जाऊंगा तो शायद तुम दोनों वहीं बैठे एक दूसरे को घूरते रहोगे। मो हुआ ने चुपचाप अपने मन में सोचा, मुझे जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ भी महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करनी है। मो हुआ ने कहा। गु चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गया। ठीक है, तो यह अच्छा है कि मो हुआ भी चला जाए। यदि ये केवल उस पर निर्भर होता तो वह वास्तव में जिया उपनाम वाली उस महिला को देखना नहीं चाहता। महिलाएं बहुत परेशानी वाली होती हैं। बात बस इतनी है कि अगर मैं उससे आमंत्रित भी करूं तो भी वह बाहर आने को तैयार नहीं होगी। गु चांगहुआई ने कहा, कोई बात नहीं अंकल गु, बस उसे आमंत्रित करने की कोशिश करो, मो हुआ ने कहा। मो हुआ ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि अंकल गु द्वारा जिया कैनोनिकल अधिकारी को आमंत्रित करने की संभावना बहुत अधिक थी। पहचान के संदर्भ में वे दोनों न्यायालय के अधिकारी थे। अंकल गु 200 से अधिक वर्षों तक कियान लनिंग राज्य सीमा पर एक न्यायालय अधिकारी रहे थे। उन्होंने अनगिनत मामलों को संभाला था और अनगिनत पाप साधकों से निपटा था। यद्यपि जिया परिवार द्वारा समर्थित जिया कैनोनिकल अधिकारी के पास ताओवादी न्यायालय पर भरोसा करने के लिए पर्याप्त साधन थे, लेकिन वह कियान लनिंग स्टेट बाउंड्री के लिए नई थी और इसके आंतरिक कामकाज से अपरिचित थी। ऐसी स्थिति में वह निश्चित रूप से जानकारी के लिए अंकल गु से परामर्श करने में कोई आपत्ति नहीं करेगी। दूसरी ओर ईमानदारी से कहा जाए तो अंकल गु कम से कम काफी सुंदर तो हैं।
पुरुषों को सुंदर महिलाएं पसंद आती हैं, और इस दुनिया में ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे कोई सुंदर युवक पसंद न हो। इसलिए अंकल गू की सुंदरता को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। यू 155.5 अध्याय 1546 अध्याय 823 जिया विहित अधिकारी भाग 2। गू चांगहुआई मोहुआ के दिल में घूम रहे कई छोटे छोटे विचारों से अनजान था, इसलिए वह केवल इतना कह सका, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। इस प्रकार गू चांगहुआई ने इसे आजमाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद गू चांगहुआई ने मोहुआ को एक संदेश भेजा, जिया कैनोनिकल अधिकारी सहमत हो गए हैं। क्या आप कल शाम को मुक्त हैं? कल शाम? मोहुआ ने एक पल के लिए सोचा। कल कक्षाओं के बाद उसे यूएर को फॉर्मेशन सिखाना था, लेकिन फॉर्मेशन सिखाना जरूरी नहीं था। मोहुआ ने तब कहा, मैं स्वतंत्र हूँ। ताइजू शहर में एक गस रेस्तरां है, शाम 5 बजे के आसपास आए, गू चांगहुई ने कहा। गस रेस्तरां? क्या ये गू परिवार का रेस्तरां है? हाँ, ठीक है, मोहुआ ने सहमति जताई। अगले दिन कक्षाएं समाप्त करने के बाद मोहुआ ने यूएर को कुछ फॉर्मेशन कार्य सौंपे, फिर ताइक्सू गेट छोड़ दिया और ताइजू शहर में गस रेस्तरां की ओर चल पड़ा। रेस्तरां को प्राचीन शैली में सजाया गया था, सुरुचिपूर्ण किंतु वैभव में कमी नहीं, वैभवशाली किंतु संयमित। ये देखकर मोहुआ ने अनुमान लगाया कि चाची वान व्यवस्था की देखरेख कर रही होंगी। रेस्तरां में प्रवेश करने पर एक वेटर आगे आया, लेकिन कुछ शब्द कहने से पहले एक आश्चर्यचकित आवाज ने कहा, क्या ये यंग मास्टर मो है? मोहुआ ने ऊपर देखा और एक गोल मटोल मुस्कुराते हुए आदमी को देखा, जो एक प्रबंधक, एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर जैसा दिख रहा था, जो उसके प्रति सम्मानपूर्वक झुक रहा था। वह कुछ हद तक परिचित लग रहा था, लेकिन मोहुआ को याद नहीं आ रहा था कि वह कौन था। मैनेजर ने फिर कहा, मैं गू परिवार का प्रबंधक हूं और इस रेस्तरां का प्रबंधक भी। मैंने आपको गू परिवार के भोज में देखा था, युवा स्वामी। मोहुआ ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया, नमस्कार मैनेजर गू। मैनेजर गू मुस्कुराए और पूछा, युवा मास्टर, क्या आप यहाँ अकेले भोजन करने आए हैं या किसी भोज में भाग लेने आए हैं? अंकल गू ने मुझे आमंत्रित किया, मोहुआ ने उत्तर दिया। मैनेजर गू थोड़ा चौंके, फिर उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया, ये सोचकर कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मास्टर गू चांगहुआई, जो आमतौर पर अलग थलग और अप्राप्य रहते हैं, युवा मास्टर मो को भोजन के लिए आमंत्रित करेंगे। मैनेजर गू ने मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर चांगहुआई ने वास्तव में निर्देश दिया है और एक कमरा आरक्षित किया है। मैं आपको वहां मार्गदर्शन करूंगा। मोहुआ ने झुककर कहा, बहुत आभारी हूं। इसके बाद मैनेजर गू मोहुआ को दूसरी मंजिल पर स्थित एक शांत और सुंदर ढंग से सजाए गए कमरे में ले गए। मोहुआ ने अपनी दिव्य इंद्री से कमरे को हल्के से देखा और पाया कि कमरे के चारों ओर कुछ संरचनाएं स्थापित की गई हैं, जो चोरी छिपे सुनने और गड़बड़ी को रोकने के लिए बनाई गई हैं। इस समय कमरा खाली था और गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी अभी तक नहीं पहुंचे थे, न ही कोई व्यंजन परोसा गया था। मेज खाली थी, केवल चाय का एक बर्तन था। मैनेजर गू ने तब कहा, युवा मास्टर, कृपया थोड़ी देर बैठिए। ठीक है, मोहुआ ने सिर हिलाया, फिर बैठने के लिए एक ऐसा स्थान ढूंढा जो सुखद, ठंडा और अनुकूल फेंग शुई स्थिति में था। मैनेजर गू ने मोहुआ की ओर देखा, फिर कुछ खाली मेज की ओर, और धीरे से कहा, क्या मैं पहले आपको कुछ व्यंजन परोस दूं? चलो हम सब मिलकर अंकल गू का इंतजार करते हैं, मोहुआ ने जवाब दिया। ये ठीक है, मैनेजर गू ने कहा, ये यंग मास्टर के लिए मेरी मीटिंग गिफ्ट है। विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मैनेजर गू के आतिथ्य को अस्वीकार करना कठिन था और मोहुआ का पेट वास्तव में भूखा था, इसलिए वह सहजता से सहमत हो गया। तो मैं मैनेजर गू को परेशान करूंगा। मैनेजर गू मुस्कुराए और बोले, 1 मिनट रुकिए युवा मास्टर। उनके चले जाने के बाद कुछ ही देर में व्यंजन परोसे जाने लगे। यद्यपि इन्हें मीटिंग उपहार कहा गया, लेकिन ये सभी व्यंजन पूर्ण रंग, सुगंध और स्वाद वाले उत्तम व्यंजन थे। जब गू चांगहुआई ने ठंडे भाव के साथ, समान रूप से ठंडे जिया कैनोनिकल अधिकारी के साथ प्रवेश किया, तो उन्होंने देखा कि मोहुआ पहले से ही खुशी से उसके सामने भोजन कर रहा था। गू चांगहुआई खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, आपने पहले खाना क्यों शुरू किया? मुझे भूख लगी थी, मोहुआ ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया। इसके अलावा मैनेजर गू ने मेरा इलाज किया। गू चांगहुआई ने आह भरी। ये बच्चा, चाहे वह कहीं भी जाए, आसानी से उस जगह से परिचित हो जाता है। यहाँ तक कि गू परिवार के रेस्तरां में भी प्रबंधक उन्हें विशेष सम्मान देते थे। गू चांगहुआई ने अपना सिर हिलाया और केवल बैठने के लिए जगह ढूंढते हुए अपने लिए एक कप चाय डाली।
जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी अपनी सीट ले ली। वह यहाँ उचित मामलों पर चर्चा करने आई थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे खाने पीने की परवाह नहीं थी। तथापि उसने मोहुआ की ओर देखा, फिर गू चांगहुआई की ओर। उसका हृदय उत्सुक था। इन दिनों उसने गू चांगहुआई के बारे में कुछ समझ हासिल कर ली थी। ये व्यक्ति ठंडा, एकाकी, कठोर, व्यवहारहीन था। उसके पारस्परिक कौशल खराब थे। वह गुस्से वाला था, उससे संपर्क करना कठिन था और वह सभी के प्रति दूरी वाला व्यवहार रखता था। केवल उसकी उपस्थिति ही सुखद नहीं मानी गई। इसके अलावा पत्थर की तरह ठंडा और कठोर। एकमात्र व्यक्ति जो उसे सचमुच क्रोधित कर सकता था, तथा यहाँ तक कि उसे थोड़ा संयम खोने पर मजबूर कर सकता था, वह था मेज पर बैठा एक लड़का जो चिकन की टांग खा रहा था। और इस लड़के के प्रति गू चांगहुआई का रवैया भी बहुत अजीब था। ये स्पष्ट था कि गू चांगहुआई का उसके प्रति रवैया बहुत दोस्ताना नहीं था। कभी कभी तो वह अधीर भी हो जाता था, और उसके शब्द विशेष रूप से विनम्र नहीं थे। लेकिन भले ही गू चांगहुआई क्रोधित थे, उन्होंने बहुत संयम दिखाया। अधीरता के बावजूद उसके पास इस लड़के से निपटने का कोई रास्ता नहीं था। शायद थोड़ा आशंकित भी। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया, विचारों में खो गई। बहन जिया, ये चिकन लेग बहुत स्वादिष्ट है, इसे चखें। मोहुआ ने जिया कैनोनिकल अधिकारी को एक चिकन लेग दिया। एक मुर्गी, 2 मुर्गी की टांगें। मोहुआ ने एक खा लिया और दूसरा जिया कैनोनिकल अधिकारी के लिए छोड़ दिया। गू चांगहुआई चुपचाप किनारे से देख रहा था। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मोहुआ की दयालुता की सराहना की, लेकिन चूंकि वह कैनोनिकल अधिकारी भी थी, उसका स्वभाव ठंडा था, इसलिए उसने हल्के से कहा, धन्यवाद। इसके अलावा जिया कैनोनिकल अधिकारी ने सुधारा, मुझे जिया कैनोनिकल अधिकारी कहो। मम्मा, जिया कैनोनिकल ऑफिशियल, मोहुआ ने उत्तर दिया। उनके बैठने के बाद मैनेजर गू ने व्यंजन परोसे। इन व्यंजनों की व्यवस्था गू चांगहुआई ने की थी। एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते व्यंजन परिष्कृत और उत्तम थे। बेशक मोहुआ की नज़र में ये थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण था, लेकिन भोजन निर्दोष है, इसलिए मोहुआ ने फिर भी खाया। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने केवल कुछ निवाले का स्वाद लिया, फिर अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और गू चांगहुआई से पूछा, पर्यवेक्षक गू, आपने मुझे यहाँ क्यों आमंत्रित किया? आप क्या चर्चा करना चाहते हैं? गू चांगहुआई ने कुछ नहीं कहा और शराब पीना जारी रखा। जिया विहित अधिकारी भाग 3। कैनन जिया की अभिव्यक्ति धीरे धीरे अमित्र हो गई। मोहुआ ने थोड़ी असहायता से आह भरी और कहा, कैनन जिया, क्या आप वाटरयम को जानते हैं? कैनन जिया की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई, लेकिन केवल एक पल के लिए, फिर सामान्य हो गई। वाटरयम के बारे में क्या? मोहुआ ने उसके हाव भाव देखे। उसे संदेह हुआ कि शायद वह कुछ जानती हो, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि वह वास्तव में कितना जानती है। मोहुआ ने संक्षेप में कहा, चाचा गू भी जल यम को पकड़ना चाहते हैं, वह आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। कैनन जिया ने एक पल के लिए सोचा, फिर सोच विचार कर कहा, यद्यपि जल यम एक अभिशाप है और दंड के योग्य है, किंतु ताओवादी न्यायालय को वर्तमान में जल यम पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। क्या आप गुई जल संप्रदाय की जांच नहीं कर रहे हैं? जल यम का गुई जल संप्रदाय से घनिष्ठ संबंध है, मोहुआ ने कहा। यह सुनकर कैनन जिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर उसकी निगाहें थोड़ी ठंडी हो गईं। गू चांगहुआई को देखते हुए उसने उपहास किया, पर्यवेक्षक गू, आपने ताओवादी न्यायालय के मामलों के बारे में लापरवाही से बात करने की हिम्मत कैसे की? गू चांगहुआई ने शराब का एक घूंट लिया और ठंडी सांस लेते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं कहा। अगर आप नहीं बताते तो इस बच्चे को कैसे पता चलता? कैनन जिया की नज़र तेज थी। गू चांगहुआई ने विनम्रता से कहा, मैंने नहीं कहा, फिर भी वह सब जानता है। वह संभवतः कियानिक्स्यू राज्य सीमा के भीतर के मामलों के बारे में आपसे, पर्यवेक्षक से भी अधिक जानता है। कैनन जिया ने पहले तो उपहास किया, फिर जब देखा कि गू चांगहुआई आगे कुछ नहीं बोलना चाहता, तो वह थोड़ा चौंक गई। उसने अपना सिर घुमाकर मोहुआ की तरफ देखा और खुद को रोक न पाए और पूछा, आप? मोहुआ ने कहा, मेरा उपनाम मो है, मेरा नाम मोहुआ है, मैं ताइक्सू गेट पर फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में एक शिष्य हूँ। उपनाम मो? कैनन जिया थोड़ा हैरान हुआ, आपका नाम गू नहीं है? मोहुआ ने अपना सिर हिलाया। मो? कैनन जिया ने एक पल के लिए सोचा, हैरान, कियानिक्सुए राज्य सीमा के पास मो उपनाम वाला कोई महान परिवार नहीं दिखता है। मैं किसी कुलीन परिवार का बेटा नहीं हूँ, मैं एक आवारा किसान हूँ। मोहुआ ने सच कहा। ढीला कृषक। यहाँ तक कि कैनन जिया, जो हमेशा ठंडे स्वभाव का रहता था, के चेहरे पर भी स्पष्ट परिवर्तन देखा गया। एक ढीला कृषक।
वह वास्तव में ताओवादी राज्य के एक महान परिवार से थी, यद्यपि वह जानती थी कि इस दुनिया में ढीले साधकों की संख्या सबसे अधिक है। लेकिन उनका जन्म और पालन पोषण ताओवादी राज्य में हुआ था, और लगभग बिना किसी अपवाद के उनका सारा संपर्क कुलीन परिवारों या महान संप्रदायों के सदस्यों के साथ था। स्वच्छंद साधक तो होते हैं, लेकिन उनमें से केवल कुछ ही ऐसे होते हैं जो नौकर या अधीनस्थ बने बिना ताओवादी दरबार के हृदय में अपने लिए स्थान बना पाते हैं। कम से कम उसने उनके बारे में केवल सुना था, वास्तव में कभी किसी से मुलाकात नहीं की थी। कियानिक्स्यू राज्य की सीमा में ऐसे लोग बहुत कम थे जो ढीले साधकों के रूप में संप्रदाय की दहलीज को पार कर सकते थे। कैनन जिया ने मोहुआ की फिर से जांच की और पाया कि यद्यपि उसका रूप कुछ भोला और चंचल था, लेकिन उसका व्यवहार निश्चित रूप से साधारण नहीं था, जिसने उसे और भी अधिक आश्चर्यचकित कर दिया। आप जैसे एक ढीले कल्टीवेटर ताइक्सू गेट में कैसे शामिल हो गए? उसे याद आया कि ताइक्सू द्वार अभी भी कियानिक्स्यू राज्य सीमा में 8 महान द्वारों में से एक था। यह एक लंबी कहानी है, मोहुआ ने आह भरी। वास्तव में इसे बताने के लिए यूएर के मामले से शुरुआत करनी होगी, इसलिए उन्होंने इसके बारे में आगे बात नहीं करने का फैसला किया। मोहुआ तुरंत मुख्य मुद्दे पर आ गया, मेरे हाथ में। उसने एक क्षण सोचा और गू चांगहुआई को भी बातचीत में शामिल कर लिया। उद्धरण चिन्ह ... मेरे अंकल गू और मेरे हाथों में जल यम का सुराग है, लेकिन जल यम फाउंडेशन स्थापना के शिखर पर है। जल प्रणाली कौशल में निपुण है, मिस्टवाटर नदी में मायावी है, जिससे उसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। कैनन जिया ने भौहें चढ़ाईं, ये कैसे हुआ कि आपके हाथ में जल यम के बारे में सुराग है? मोहुआ की अभिव्यक्ति विनम्र थी, लेकिन उनके स्वर में थोड़ा अहंकार था जब उन्होंने कहा, बहन जिया, ईमानदारी से कहूं तो कियानिक्स्यू राज्य सीमा के आसपास के क्षेत्र में मैं मुश्किल से एक मामूली स्थानीय तानाशाह के रूप में गिना जाता हूं। मुझे आसपास की घटनाओं के बारे में कमोबेश पता है। कैनन जिया ने मोहुआ को भावशून्य भाव से देखा। जब वह पहली बार ताओवादी दरबार में मोहुआ से मिली तो उसने सोचा कि वह गू परिवार का एक लाड़ प्यार से पाला गया और जीवन छोटा स्वामी मात्र है। कैसे पलक झपकते ही वह एक स्थानीय तानाशाह बन गया। कैनन जिया ने गू चांगहुआई की ओर देखा। उसकी उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर वह समझ गई कि गू चांगहुआई स्पष्ट रूप से इस कथन से सहमत है, जिससे वह और भी अधिक अविश्वास में पड़ गई। फिर भी वह अभी भी कुछ हद तक संशय में थी, इसलिए उसने पूछा, आप जल यम के बारे में कितना जानते हैं? मोहुआ समझ गया कि कैनन जिया उसकी परीक्षा ले रहा था, ये देखने के लिए कि क्या वह सचमुच कुछ अंदरूनी जानकारी जानता है। मोहुआ ने एक पल सोचा, फिर कहा, जल यम नींव स्थापना के शिखर पर जल कारागार संप्रदाय तकनीकों का अभ्यास करता है, जल दंड चाबुक का उपयोग करता है, जल छाया चरण में कुशल है, उसकी आंखें बुरी क्यूई को संघनित कर सकती हैं, अजीब पुतली कौशल का निष्पादन कर सकती हैं। जल यम पर ताओवादी न्यायालय का रिकॉर्ड बहुत कम है, लेकिन इस व्यक्ति ने अनगिनत लोगों की हत्या की है। निस्संदेह इसने पहले भी कई हत्याएं की हैं। और 1 साल से भी पहले मिस्टवाटर नदी के नीचे की ओर यू परिवार का जलगर जल यम के हाथों नष्ट हो गया था। ... मोहुआ ने जो कुछ वह जानता था वह सब बताया। कैनन जिया जितना अधिक सुनती उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती जाती। कई बातें तो वह पहले से ही जानती थी, लेकिन कुछ खबरें ऐसी थीं जो उसने अभी तक किसी स्रोत से नहीं सुनी थी। कैनन जिया ने मोहुआ की ओर देखा, उसका दिल थोड़ा हिल गया और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मोहुआ बिना कोई जवाब दिए प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। कैनन जिया एक क्षण के लिए चुप हो गया, फिर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। फिर उसने गंभीरता से कहा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी। शायद आपका जल यम से कोई प्रतिशोध नहीं है, तो फिर आप उसे क्यों पकड़ना चाहते हैं? मोहुआ की निगाहें थोड़ी झपक गईं। ये कहना कि कोई प्रतिशोध नहीं था पूरी तरह सही नहीं होगा। कम से कम जल यम के मन में तो शायद पहले से ही उसके प्रति द्वेष है। उसने संभवतः सोचा था कि मोहुआ जल कारागार संप्रदाय का अवशेष था जो उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। बेशक यह मुख्य कारण नहीं था, कुछ बातें बताना सुविधाजनक नहीं था। मोहुआ ने ईमानदार भाव बनाए और कहा, मैं ताइक्सू गेट का एक शिष्य हूं, जिसे संप्रदाय द्वारा ईमानदारी बनाए रखने, स्वयं को मार्ग के प्रति समर्पित करने, राक्षसों का सफाया करने को अपना कर्तव्य मानने की शिक्षा दी गई है। जल यम बुरे कर्मों से भरा है, बिना पश्चाताप के मृत्यु का पात्र है। यदि उसे नहीं मारा गया तो और अधिक साधक अनिवार्य रूप से उसके हाथों शिकार बनेंगे। इस प्रकार जल यम को पकड़ना और उसे ताओवादी जेल में डालकर उसके योग्य दंड का सामना करना प्रत्येक धार्मिक हृदय वाले साधक की जिम्मेदारी है।
मो हुआ ने बड़े उत्साह से कहा। गु चांगहुआई ने अपने हाथ से अपना माथा पकड़ लिया। ये बच्चा फिर से ऐसा करने लगा। हालांकि कैनन जिया मो हुआ की धार्मिक अभिव्यक्ति को देखकर कुछ हद तक प्रभावित हुआ। उसने इस पर विचार किया, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम एक साथ मिलकर जलयम को पकड़ सकते हैं। मो हुआ बहुत खुश हुआ। उसने कैनन जिया के लिए शराब का एक कप डाला, फिर अपना गिलास उठाया और कहा, यह एक सौदा है। कैनन जिया ने उसकी अभिव्यक्ति देखकर हंसते हुए कहा, यह एक सौदा है। जब उन दोनों ने अपने गिलास उठाए तो उन्होंने चुपचाप बगल में गु चांगहुआई की ओर देखा। गु चांगहुआई के चेहरे पर अधीरता का भाव था। मो हुआ ने उसकी आस्तीन खींची, अंकल गु, अब केवल आप ही बचे हैं। गु चांगहुआई एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे से अपना वाइन ग्लास उठाया और मो हुआ और कैनन जिया के साथ उसे टकराया। उस दिन से तीनों ने एक समझौता किया, लेकिन खाना खत्म करने और गु इस तरह से निकलने के बाद भी गु चांगहुआई मो हुआ पर एक ठंडा कंबल डालना नहीं भूला। वह ताओवादी दरबार से है और जिया परिवार की सदस्य है। ताओवादी न्यायालय सख्त है, कुलीन परिवार उदासीन है, प्रत्येक में अपनी अपनी चालाकी है। हो सकता है कि उसके समझौते में वास्तव में अच्छे इरादे न हो। मो हुआ ने सिर हिलाया, मुझे पता है अंकल गु, चिंता मत करो। गु चांगहुई ने मो हुआ की ओर देखा, फिर और कुछ नहीं कहा। बाद में कैनन जिया ने संचार में आसानी के लिए मो हुआ को एक लेटर टोकन देने का अवसर लिया। अब मो हुआ के पास दाव कोर्ट सुपरवाइजरों से 2 लेटर टोकन थे, एक गु चांगहुआई से, दूसरा कैनन जिया से। मो हुआ ने कैनन जिया को कुछ सुराग देने के लिए लेटर टोकन का उपयोग किया और ताओवादी न्यायालय और जिया परिवार के समर्थन के साथ कैनन जिया की शक्ति और क्षमताएं महत्वहीन नहीं थीं। कुछ दिनों के भीतर उसने फिर से जलयम का एक निशान पकड़ लिया था। उसने मो हुआ को सारी जानकारी बताने में संकोच नहीं किया। मो हुआ ने मिस्टवाटर नदी के मानचित्र को गोलाकार और बिंदु चिन्हित स्थानों के साथ देखा। उसकी निगाहें झिलमिला उठीं। जलयम का शिकार करने की योजना शुरू हो सकती है। नदी डाकू। ताओवादी दरबार की शक्ति अपार है, रिश्ते जटिल हैं और खुफिया तंत्र बहुत मजबूत है। हालांकि असली छुपे रहस्यों तक शायद इतनी गहराई तक न पहुंचा जा सके, कम से कम आधिकारिक तरीकों से सतही सुरागों की गहन जांच पड़ताल की जाती है। इससे मो हुआ को भी बहुत परेशानी से बचाया गया। यदि वह स्वयं इन चीजों की खोज करें, एक एक करके जांच करें, तो संभवतः कुछ महीनों में ज्यादा प्रगति नहीं होगी। वास्तव में तरीके लचीले होने चाहिए और कभी कभी शॉर्टकट अपनाना भी सीखना चाहिए। ताओवादी दरबार की जांच से चिपके रहना असंभव नहीं है। मो हुआ ने सिर हिलाया और फिर अपने हाथ में पकड़े मिस्टवाटर नदी के नक्शे पर ध्यान केंद्रित करने लगा। मानचित्र में उन स्थानों को चिन्हित किया गया था जहां जलयम पहले प्रकट हुए थे। साथ ही मिस्टवाटर नदी के किनारे के क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया था जहां वह सक्रिय रहे होंगे। मो हुआ को नहीं पता था कि जिया कैनोनिकल अधिकारी ने ये कैसे पता लगा लिया, लेकिन जिया कैनोनिकल अधिकारी को ताओवादी न्यायालय का समर्थन प्राप्त होने के कारण इन बातों का खुलासा होना आश्चर्यजनक नहीं था। कम से कम यह मो हुआ की अपेक्षाओं के अनुरूप था। जलयम एक बड़ी मछली है। इसके बाद इस बड़ी मछली को पकड़ने के लिए जाल बिछाया जा सकता है। मिस्टवाटर नदी के मानचित्र पर कई स्थान घेरे और बिंदुओं से चिन्हित थे। ये स्थान मानचित्र पर छोटे क्षेत्र हो सकते हैं, लेकिन विशाल मिस्टवाटर नदी पर स्थित होने के कारण ये नदी क्षेत्र के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्र अभी भी बहुत बड़ा है, इसे और अधिक सीमित करने की आवश्यकता है। मो हुआ के मन में मिस्टवाटर नदी के बारे में उसकी समझ उभरी। उसने नौक पार करते समय जलयम के प्रकट होने के स्थानों का आकलन किया, जलयम के व्यक्तित्व और आदतों पर विचार किया और साथ ही पहले मिले सभी सुरागों को मिलाया। ये सभी कारण बन गए। मो हुआ की निगाहें गहरी थीं, उनकी दिव्य भावना प्रवाहित हो रही थी जो इन विभिन्न कारणों से प्रभावों का अनुमान लगा रही थी। मिस्टवाटर नदी के मानचित्र पर कारण और प्रभाव की रेखाएं धुंधली दिखाई दे रही थीं, जो एक जाल की तरह बन रही थी। स्वर्गीय गुप्त कौशल या पूर्ववर्तियों के किसी भी मार्गदर्शन के बिना मो हुआ केवल वस्तुनिष्ठ तथ्यों और अपने अंतर्ज्ञान और अनुभव का उपयोग करके स्वर्गीय गुप्त तकनीक के उपयोग को थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से खोज सकता था। थोड़ी देर बाद कारण और प्रभाव की रेखाएं नदी के किनारे किनारे फैल गईं तथा कुछ चिन्ह एक दूसरे पर चढ़ गए। मो हुआ ने इन सभी स्थानों को नोट किया और फिर उन्हें जिया कैनोनिकल अधिकारी को भेज दिया। बहन जिया, मुझे जिया कैनोनिकल अधिकारी कहो। दूसरी तरफ से प्रसारण आया। ओह, जिया कैनोनिकल अधिकारी, मो हुआ ने कहा, मेरी जानकारी के अनुसार मानचित्र पर ये स्थान बहुत संदिग्ध हैं।
ताओवादी दरबार में जिया कैनोनिकल अधिकारी, जो मोमबत्ती की रोशनी में काम में व्यस्त था, ने थोड़ा भौहें चढ़ाई। आपको इन स्थानों के बारे में कैसे पता चला? मैंने इसकी गणना की। मुहुआ ने चुपचाप सोचा। बेशक वह ऐसा नहीं कह सकता था। मुहुआ ने स्पष्टता से कहा, मुझे भी नहीं पता, किसी और ने मुझे बताया है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और संदेश भेजा, ठीक है, मैं व्यक्तिगत रूप से मिस्टवाटर नदी देखने के लिए समय निकालूंगी। मानचित्र पर एक रेखा वास्तव में नदी का एक विस्तार है। इसे व्यक्तिगत रूप से देखे बिना अंदर की कहानी को समझना वास्तव में कठिन है। जिया कैनोनिकल अधिकारी, परसों जाना सबसे अच्छा होगा, मुहुआ ने सुझाव दिया। क्यों? जिया कैनोनिकल अधिकारी हैरान था। क्योंकि परसों मेरा आराम का दिन है, मुहुआ ने स्पष्ट रूप से कहा। जिया कैनोनिकल अधिकारी एक पल के लिए चुप हो गई, अपनी भौहों को थोड़ा ऊपर उठाते हुए, क्या आप भी साथ जाना चाहते हैं? हम, मुहुआ ने कहा, लेकिन आप अभी फाउंडेशन स्थापना के मध्य चरण में हैं, ये काफी खतरनाक है। जिया कैनोनिकल अधिकारी को कुछ चिंताएं थीं। कोई चिंता नहीं, मुहुआ ने कहा, मैं अंकल गू को साथ लाऊंगा, वह मेरी रक्षा करेंगे। जिया कैनोनिकल अधिकारी की अभिव्यक्ति अजीब हो गई। ये बच्चा ऐसे बोल रहा था जैसे सुपरवाइजर गू उसका अंगरक्षक हो। गू चांगहुई, अंगरक्षक। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने गू चांगहुआई के ठंडे व्यवहार के बारे में सोचा और स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वह अंगरक्षक बनने के लिए काफी उपयुक्त था। ठीक है, जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कहा। धन्यवाद, जिया कैनोनिकल अधिकारी, मुहुआ ने खुशी से कहा। तो 2 दिन बाद विश्राम का दिन था। सुबह सुबह ही मुहुआ ने अपना सामान पैक कर लिया, एक गाड़ी किराए पर ली और किंगजो शहर के लिए रवाना हो गया। अपनी गलती छिपाने के लिए वह गू परिवार के पास नहीं गया, बल्कि किंगजो शहर के एक चाय घर में इंतजार करने लगा। ये वह स्थान था जिस पर सहमति बनी थी। चाय घर में मुहुआ ने ऊपर देखा और पाया कि गू चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी पहले ही आ चुके थे। दोनों ही अनुभवी पर्यवेक्षक थे और दोनों ही अपने कार्यों में निर्णायक थे। अगर ताओवादी दरबार के मामलों में देरी न होती तो वे हमेशा अपने कार्यों में बहुत समयनिष्ठ होते। यद्यपि वे जल्दी आ गए थे और एक ही मेज पर बैठे थे, फिर भी उनमें से प्रत्येक ने एक एक कप चाय का ऑर्डर दिया था और बिना कुछ कहे अकेले ही पी रहे थे। वे 2 अजनबी व्यक्तियों की तरह दिख रहे थे जो राहगीरों की तरह अपरिचित थे। मुहुआ ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। स्टोन को ये बात समझ में नहीं आती। लोहे का पेड़ भी नहीं खिलता। ये सचमुच चिंताजनक है। मुहुआ आगे आया, दोनों का अभिवादन किया, चाय पी, कुछ पेस्ट्री खाई, फिर तीनों उठकर चले गए। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है, तीनों ने एक गुप्त गाड़ी किराए पर ली, किंगजो शहर से निकले और मिस्टवाटर नदी के साथ नीचे की ओर चल पड़े। नीचे की ओर जाने वाली एक नौक के पास गू चांगहुआई ने एक छोटी नाव किराए पर ली। तीनों ने छोटी नाव ली और मिस्टवाटर नदी की गहराई की ओर चल पड़े। मिस्टवाटर नदी बेसिन विस्तृत है, जिसमें ऊपर से नीचे तक कई शाखाएं निकलती हैं। जल संरचनाएं भी जटिल और जटिल हैं। नदी तल के नीचे कई क्रूर जल राक्षस छिपे रहते हैं। मुहुआ इससे पहले केवल मिस्टवाटर नदी के किनारे ही रहा था। मिस्टवाटर नदी के बीच में एक छोटी नाव पर बैठकर यात्रा करना उसके लिए पहली बार था। नाव का किनारा नदी के पानी के एक हरे रंग के टुकड़े से दबा हुआ था और चारों ओर देखने पर जहां तक नजर जाती थी, लहरें ही लहरें थीं, जो अंतहीन रूप से फैली हुई थीं, बिना जमीन के, बिना सड़कों के। मुहुआ को यह नया लगा, लेकिन जैसे ही नाव पानी पर डगमगाई, उसे एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हुई। तीनों ने नाव चलाते हुए मिस्टवाटर नदी के नक्शे पर मुहुआ के कारण और प्रभाव गणना द्वारा खींची गई नदी रेखाओं का अनुसरण किया, नीचे की ओर बहते रहे और साथ ही सुरागों की खोज में अपनी दिव्य इंद्रियों को मुक्त किया। सूर्य धीरे धीरे उदय हुआ और सूर्य की रोशनी धीरे धीरे तेज होती गई, जिससे नदी का पानी दर्पण की तरह चमकने लगा, जो कुछ हद तक चकाचौंध करने वाला था। तीनों ने कुछ देर तक खोज की और सचमुच कुछ खोज लिया। नदियों के बीच कुछ उथले गड्ढे हैं, जिन पर पैरों के निशान हैं। वहां कुछ जल दानवों की लाशें पानी में भीग रही हैं, जो पहले से ही सड़ चुकी हैं, लेकिन शरीर पर घाव बहुत अजीब हैं, जैसे कि किसी ने शक्तिशाली दुष्ट कलाकृति का उपयोग करके छाती में छेद कर दिया हो। पास में खून की तेज गंध है। वहां एक आध्यात्मिक कलाकृति के कुछ अवशेष हैं जो नीचे दबे हुए हैं। ... यहाँ पाप साधकों का एक समूह होना चाहिए, लेकिन गू चांगहुआई ने भौहें चढ़ाईं। लेकिन विशाल मिस्टवाटर नदी और उसकी प्रचंड धाराओं के कारण अधिकांश निशान छुप गए हैं, जिससे इन लोगों का पता लगाना असंभव हो गया है।
आसपास के जलमार्ग भी बहुत जटिल हैं, जिनमें आपस में गुंथी हुई सहायक नदियां हैं, जो जहां तक नजर जाती है वहां तक फैली हुई हैं, इसलिए ये जानना कठिन है कि किस दिशा में जांच की जाए। जब हम उलझन में थे तभी दूर से एक छोटी नाव आती दिखी। नाव पर कुछ मछली पालक थे जो शंक्वाकार टोपी पहने हुए थे, धूप में खड़े होकर जाल डाल रहे थे। मुंह हुआ की आंखें चमक उठी, क्या हम उनसे पूछें? गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। जैसे ही मछली पकड़ने वाली नाव निकट आए, वे तीनों उस पर चढ़ गए और उससे मिलने गए। दोनों नावें आपस में मिलीं। गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने संक्षिप्त अभिवादन किया और फिर पूछा, क्या आसपास कोई संदिग्ध किसान है? नाव पर 4 मछुआरे मछली पकड़ रहे थे। गु चांगहुआई और बाकी लोगों को देखकर वे थोड़े घबराए हुए लग रहे थे और बार बार सिर हिला रहे थे। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कुछ और प्रश्न पूछे लेकिन उन्हें अधिक जानकारी नहीं मिली। इसके बाद इन मछली पालकों ने सम्मान में अपने हाथ जोड़े लेकिन कुछ और नहीं कहा और सावधानीपूर्वक दूर चले गए। मुंह हुआ ने आह भरी, अंकल गु, जिया कैनोनिकल अधिकारी, आपको इस तरह पूछने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर उन्हें कुछ पता भी होगा तो वे आपको नहीं बताएंगे। दोनों ही ताओवादी दरबार के पर्यवेक्षक हैं, स्वाभाविक रूप से अधिकार रखते हैं और वे स्वर्णिम कोर साधक हैं। मुंह हुआ उनसे परिचित है, इसलिए ये ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इन साधारण मत्स्य पालकों के लिए गु चांगहुआई और अन्य लोग रहस्यमयी व्यक्ति माने जाते हैं। विशाल और खाली मिस्टवाटर नदी पर उनसे सामना होने पर ये मत्स्य पालक स्वाभाविक रूप से भयभीत हो जाते हैं और ज्यादा बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। गु चांगहुआई की अभिव्यक्ति उदासीन थी। खैर, यह उसका आचरण है, वो नहीं बदलेगा। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भी थोड़ा सा भौहें चढ़ाईं। वह जिया परिवार में पैदा हुई थी और इन जमीनी स्तर के ढीले किसानों के साथ शायद ही कभी बातचीत की थी। मुंह हुआ ने आह भरते हुए कहा, मुझे पूछने दो। थोड़ी देर बाद एक और मछली पकड़ने वाली नाव आई। मुंह हुआ नाव के आगे खड़ा होकर उनका अभिवादन किया और जब नाव निकट आए तो वह नाव पर कूद पड़ा और प्रसन्नतापूर्वक बोला, नमस्ते बड़े भाइयों, और फिर उन्हें देने के लिए कुछ आध्यात्मिक मदिरा और सूखा मांस निकाला और कहा कि वह और उसका समूह अपने रिश्तेदारों से मिलने जा रहे थे, लेकिन रास्ता भटक गए और उन्हें नहीं पता था कि किस रास्ते पर जाना है, इसलिए वे जलमार्ग पर दिशा पूछना चाहते थे। उनकी निगाहें साफ थीं, दिखने में वे सुंदर थे, उनका कद लंबा नहीं था, वे आक्रामक नहीं दिखते थे तथा सौम्य व्यवहार के कारण वे मिलनसार लगते थे तथा आसानी से अच्छा समर्थन प्राप्त कर लेते थे। इसके अलावा उसने आध्यात्मिक मदिरा और मांस भी चढ़ाया। मछली पालकों के लिए ये अच्छी बातें हैं। कुछ ही देर में नाव पर मछली पालकों ने मुंह हुआ का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुंह हुआ उनके साथ बैठा, कुछ देर तक पीता खाता रहा, सौहार्दपूर्ण बातचीत करता रहा, और जब उसने अलविदा कहा तो इन मछली पालकों ने प्यार से मुंह हुआ को छोटा भाई कहा और उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। मुंह हुआ ने उन्हें शराब का एक और बर्तन दिया और अलविदा कहा। अपनी नाव पर वापस आकर मुंह हुआ ने सिर हिलाया और कहा, मुझे सब कुछ पता चल गया। जिया कैनोनिकल अधिकारी और गु चांगहुआई कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। मुंह हुआ ने अभी अभी हुई बातचीत को याद किया, आगे नदी की ओर इशारा किया और कहा, यहाँ नदी 2 भागों में बंट जाती है, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन इन घने जलीय पौधों के भीतर 4 या 5 और चैनल हैं, जिससे पटरियों को छिपाना आसान हो जाता है। वास्तव में आसपास संदिग्ध किसान हैं। इन बड़े भाइयों के अनुसार नदी के पानी में जानलेवा समुद्री डाकुओं का एक समूह है, जो किसी को भी देखते ही उसे मार देता है। लेकिन ये समूह केवल रात में ही दिखाई देता है, इसलिए आसपास के मछली पालक दिन में मछली पकड़ने का काम पूरा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और सूरज डूबने पर जल्दी से वापस लौट आते हैं। यदि रात हो गई हो, पानी के रास्ते जा रहे हो और नदी के इन समुद्री डाकुओं से सामना हो जाए तो यहाँ जान भी जा सकती है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भौहें चढ़ाईं, अगर वे नदी के समुद्री डाकुओं से मुठभेड़ करते हैं तो वे इसकी रिपोर्ट ताओवादी न्यायालय में क्यों नहीं करते? मुंह हुआ ने असहाय होकर कहा, अगर रिपोर्ट भी कर दी जाए तो भी कोई मदद नहीं मिलेगी। यह कोई अमर शहर नहीं है। कई मछली पालकों के पास तो किसान पंजीकरण भी नहीं है। ताओवादी न्यायालय इसका प्रबंधन नहीं करना चाहता, और अगर वे करते भी हैं तो नदी की परिस्थितियां इतनी जटिल हैं कि कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। जिया कैनोनिकल अधिकारी कुछ हद तक स्तब्ध था। ताओवादी राज्य में लगभग सभी अमर शहर हैं जहां कृषक पंजीकरण पर सख्त नियंत्रण है, जिससे ऐसी स्थितियां दुर्लभ हो जाती हैं। उसने अपना सिर घुमाया, चुपचाप गु चांगहुआई की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा,
इससे पता चलता है कि कियानिक्सुई राज्य सीमा में ताओवादी न्यायालय अक्षम और अप्रभावी है। गु चांगहुआई ने ठंडे स्वर में कहा, मत भूलो, अब तुम कियानिक्सुई राज्य सीमा ताओवादी न्यायालय के एक विहित अधिकारी भी हो। दोनों ने एक दूसरे को ठंडी निगाहों से देखा। मो हुआ ने सिर हिलाया। वास्तव में इन दोनों ने अपने रिश्ते में प्रगति की है, हालांकि अब वे झगड़ते हैं। इसके बाद गु चांगहुआई और जिया कैनोनिकल अधिकारी ने कुछ और निंदाओं का आदान प्रदान किया और फिर शत्रुता समाप्त कर दी। आखिरकार वे पर्यवेक्षक हैं और स्थिति के महत्व को जानते हैं। तत्काल प्राथमिकता शुई यम को ढूंढना है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने आगे के जटिल जलमार्गों को देखा, एक पल के लिए विचार किया और अपनी आंखों में थोड़ा ध्यान केंद्रित करते हुए कहा, मैं वापस जाऊंगा और लोगों को लाऊंगा। यहां से शुरू करके हम प्रत्येक चैनल की खोज करेंगे और इस पूरे जल निकाय की जांच करेंगे। हालांकि गु चांगहुआई ने कहा, जल्दबाजी न करें, बहुत अधिक लोग होने पर आप दुश्मन को सतर्क कर देंगे। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने अमित्र भाव से गु चांगहुआई से पूछा, तो फिर आप क्या सुझाव देते हैं? गु चांगहुआई एक पल के लिए चुप हो गया, उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थीं और उसने मो हुआ की ओर सिर हिलाते हुए कहा, इस बच्चे से पूछो। जिया कैनोनिकल अधिकारी आश्चर्यचकित हो गया, उसकी अभिव्यक्ति उलझन में थी। मो हुआ मूलतः चुप रहना चाहता था, लेकिन अब स्थिति को देखते हुए वह ऐसा नहीं कर सकता था। शुई यम को पकड़ना महत्वपूर्ण है। उस जल दानव के शरीर में क्या तलवार का बचा हुआ टुकड़ा अभी भी मौजूद है? मो हुआ ने पूछा। गु चांगहुई ने मो हुआ को एक लाल रंग की तलवार का टुकड़ा सौंपा। मो हुआ ने तलवार के टुकड़े को नाव के आगे रखा, फिर ध्यान लगाते हुए पालथी मारकर बैठ गया। जिया कैनोनिकल अधिकारी चुपचाप देख रही थी। उसे पता नहीं था कि मो हुआ का क्या इरादा है, और जैसे ही उसे जिज्ञासा हुई, उसने अचानक देखा कि मो हुआ का व्यवहार स्पष्ट और धूप से अचानक गहरा और भयानक हो गया। नदी डाकू भाग 3। यह ऐसा है जैसे एक परिचित युवक से वह एक अज्ञात दुष्ट राक्षस में बदल गया। उसी समय मो हुआ से एक रहस्यमय आभा फैल गई। कुछ ही पलों बाद अजीब सा माहौल छट गया और मो हुआ के चेहरे पर फिर से भाव आ गए। उसने सामने एक जलमार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, बीच में दाएं मुड़ो और तुम्हें टूटी तलवार का मालिक मिल जाएगा। जिया कैनोनिकल अधिकारी की अभिव्यक्ति थोड़ी हिल गई। तो यह है रास्ता ढूंढना। वह हैरान दिखी, एक पल के लिए सोचा और फिर उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह बोली, स्वर्गीय तंत्र कौशल। गु चांगहुआई भी ये सुनकर चौंक गया और जल्दी से मो हुआ की ओर देखा। मो हुआ ने हालांकि असमंजस में पूछा, स्वर्गीय तंत्र कौशल क्या है? जिया कैनोनिकल अधिकारी ने मो हुआ की स्पष्ट आंखों में देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित होकर, आप नहीं जानते कि स्वर्गीय तंत्र कौशल क्या है? मो हुआ ने सिर हिलाया। वह वास्तव में थोड़ा बहुत जानता था, लेकिन जो कुछ वह जानता था वह उसने अनुमान लगाया था और जिसे उसने पूरी तरह से अनुभव के आधार पर संक्षेप में प्रस्तुत किया था। यह एक अजीबोगरीब तरीका है, कोई सुंदर या सम्मानजनक तरीका नहीं है। सच्चे व्यवस्थित शैक्षणिक स्वर्गीय तंत्र कौशल के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए यह दावा करना कि मुझे नहीं पता कि स्वर्गीय तंत्र कौशल क्या है, कोई झूठा बयान नहीं था। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने भौहें चढ़ाईं, तो फिर आप क्या उपयोग कर रहे थे? मो हुआ ने पलकें झपकाईं। ये कुछ ऐसा है जो मैंने ली राज्य में अपने घर पर एक वृद्ध ताओवादी से सीखा था, जो वहां से गुजर रहा था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, लेकिन उसका हृदय दयालु और चेहरे पर दयालुता थी। यह एक भविष्यवाणी पथ निर्धारण पद्धति है जो दिव्य इंद्रिय बोध का उपयोग करके सही मार्ग का अनुमान लगा सकती है, जिससे पहाड़ों में खोए हुए लोगों या वस्तुओं को ढूंढना आसान हो जाता है। मो हुआ ने बड़ी गंभीरता से कहा। जिया कैनोनिकल अधिकारी स्वयं भी स्वर्गीय तंत्र कौशल के बारे में अनभिज्ञ थी। उसने इसके बारे में बहुत कम सुना था और कुछ विचार करने के बाद मो हुआ के शब्दों को उचित पाया। तथाकथित भविष्यवाणी पथ निर्धारण विधि कुछ लोक स्तरीय निम्न स्तरीय दिव्य तंत्र तकनीक होनी चाहिए जो निम्न स्तरीय साधकों के बीच प्रसारित की जाती हो। कभी कभी ये कुछ छोटे कारणों और प्रभावों को समझ सकता है, लेकिन सच्चे स्वर्गीय तंत्र कौशल की तुलना में यह बादलों और कीचड़ की तरह है। जहां तक पुराने ताओवादी का सवाल है, मैले कुचले कपड़े, दयालु परोपकारी चेहरा, ये भी संभव प्रतीत हुआ। साधना जगत में वास्तव में कई विशेषज्ञ या विचित्र कीमियागर हैं जो यात्रा करना पसंद करते हैं। उनके लिए कुछ अजीब जादू बिंदुओं में महारत हासिल करना सामान्य बात है। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने सोचा, मात्र आधार स्थापना क्षेत्र में कोई व्यक्ति स्वर्गीय तंत्र कौशल कैसे सीख सकता है?
लेकिन जिया कैनोनिकल अधिकारी ने फिर भी महुआ को चेतावनी दी। इस प्रकार के मंत्र बिंदु भविष्य में दूसरों के सामने लापरवाही से इसका उपयोग न करें, नहीं लापरवाही से दिव्य। क्यों? महुआ ने पूछा। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने गंभीरता से कहा, यद्यपि यह एक साधारण सा छोटा सा कारणात्मक मंत्र है, इसमें कारण और प्रभाव शब्द शामिल है, जो दिव्य विचार को अत्यधिक क्षीण कर सकता है और व्यक्ति के अपने भाग्य में उतार चढ़ाव लाना आसान है। सबसे गंभीर बात यह है कि यदि आप कुछ शक्तिशाली साधकों के कारण और प्रभाव का दिव्य पता लगा लेते हैं, तो आप विशेषज्ञों को भड़का सकते हैं और कारणात्मक प्रतिक्रिया का सामना कर सकते हैं, और आप केवल आधार स्थापना पर ही हैं। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने महुआ को चिंता से देखा। ये गंभीर कारणात्मक प्रतिक्रिया कुछ ऐसी है जिसे तुम एक बच्चे सहन नहीं कर सकते। वास्तव में कारणात्मक प्रतिक्रिया है। महुआ के दिल में ठंडक महसूस हुई, उसने गंभीरता से सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे, इस दौरान उन्होंने बहुत सारे कारणों और प्रभावों की गणना की थी, फिर भी उन्होंने किसी भी विशेषज्ञ को उकसाया नहीं था या किसी भी कारणात्मक प्रतिक्रिया का सामना नहीं किया था। वह नहीं जानता था कि वह भाग्यशाली था या उसके मालिक ने गुप्त रूप से सुरक्षा का कोई प्रबंध कर रखा था। किसी भी स्थिति में उन्होंने भविष्य में अधिक सतर्क रहने का निर्णय लिया। हालांकि अभी के लिए जल यम का मामला ठीक होना चाहिए, कम से कम कारणों और प्रभावों के संबंध में बहुत अधिक चिंताएं नहीं होनी चाहिए। इसके बाद तीनों ने नाव को आगे बढ़ाया और महुआ द्वारा बताए गए जलमार्ग पर चुपचाप आगे बढ़ते रहे। वे जितना आगे बढ़ते गए, नदी उतनी ही जटिल होती गई, जिससे दिशा का पता लगाना कठिन होता गया। यह क्षेत्र नीचे की ओर था, जहां गाद जमा थी और कभी कभी कमर तक ऊंची घास उगी हुई थी। इसलिए जैसे जैसे छोटी नाव आगे बढ़ती, उसे अक्सर रुकना पड़ता। महुआ टूटी हुई तलवार निकालता और पुनः भविष्यवाणी करता, फिर दिशा पुनः निर्धारित करता। जिया कैनोनिकल अधिकारी चुपचाप महुआ को देख रही थी, और जैसे जैसे वह ऐसा कर रही थी, वह और अधिक उलझन में पड़ रही थी। सभी स्वर्गीय तंत्र कार्य कारण और यहाँ तक कि दिव्य विचार कौशल भी दिव्य भावना का उपभोग करते हैं, विशेष रूप से वे जो स्वर्गीय तंत्र पथ और कारण गणनाओं से संबंधित होते हैं, जो और भी अधिक दिव्य भावना का उपभोग करते हैं। लेकिन इस युवा लड़के की रास्ते में इतनी सारी भविष्यवाणियां करने के बाद भी दिव्य ज्ञान अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। आखिर उनकी दिव्य अनुभूति कितनी गहरी थी? जिया कैनोनिकल अधिकारी थोड़ा हैरान था। बेशक महुआ की दिव्य भावना चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, इसका अनिश्चित काल तक उपयोग नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा ऐसी गणनाओं में दो प्रकार के स्वर्गीय तंत्र एल्गोरिदम शामिल होते हैं, जो काफी कठिन होते हैं। कुछ और गणनाओं के बाद महुआ की दिव्य भावना लगभग समाप्त हो गई, लेकिन उनके सामने अभी भी जलीय पौधों के समूह थे और आसपास का वातावरण धुंधला और अस्पष्ट था। लोगों या अन्य किसी भी संकेत का कोई निशान नहीं था। महुआ फिर धैर्यपूर्वक ध्यान के लिए बैठ गया ताकि वह अपनी दिव्य अनुभूति को पुनः प्राप्त कर सके। लगभग 1 घंटे बाद महुआ ने अपनी आंखें खोली। उनकी दिव्य अनुभूति लगभग पूरी तरह से बहाल हो चुकी थी, लेकिन अब उसकी गणना करने की हिम्मत नहीं हुई। स्वर्गीय गुप्त पेचीदा गणनाएं स्वर्गीय गुप्त गणनाओं को बढ़ाती हैं, जो चेतना के सागर को नुकसान पहुंचाती हैं। वह पहले ही कई बार गणना कर चुका था और उसकी चेतना का सागर हल्का सा दर्द महसूस कर रहा था। ध्यान के माध्यम से दिव्य अनुभूति को पुनः स्थापित किया जा सकता है, लेकिन चेतना के सागर को क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती। इसके अलावा जलमार्ग भूमि मार्गों से भिन्न होते हैं, विशेष रूप से ऐसे जटिल जल क्षेत्रों में जहां आकाशीय गुप्त गणनाओं के माध्यम से मार्ग खोजना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। महुआ ने आह भरी। ये जल यम वास्तव में जानता है कि छिपने के लिए जगह कैसे ढूंढी जाती है। गु चांगहुआई ने महुआ का चेहरा थोड़ा पीला देखा और धीरे से पूछा, क्या तुम ठीक हो? महुआ ने सिर हिलाया, ये ठीक है, ये बस। उसने अपने सामने जलीय पौधों, कीचड़ भरे मैदानों और उथले पानी मिश्रित और विविध जलमार्गों को देखा और असहाय होकर कहा, लगता है आज काम नहीं चलेगा। जिया कैनोनिकल अधिकारी ने आकाश की ओर देखा और कहा, रात हो रही है और अगर ये जल डाकू रात में सक्रिय हैं, तो अगर हम शाम तक देरी करेंगे तो हमें आसानी से खोज लिया जाएगा। इसके अलावा रात में अंधेरा छा जाता है, नदी खतरनाक हो जाती है और पानी में राक्षस दिखाई देते हैं, जो जोखिम भरा हो सकता है। दोनों गोल्डन कोर को डरने की कोई बात नहीं थी। खतरा महुआ के लिए था। आखिरकार महुआ केवल फाउंडेशन बिल्डिंग के मध्य चरण में था, कमजोर रक्त क्यूई के साथ, और रात में खतरों का सामना करते हुए वह बच नहीं सकता था। गु चांगहुआई ने तब कहा, चलो पहले वापस चलें और कल वापस आएंगे।
मुंह हुआ ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कुछ हिचकिचाहट थी। इतनी दूर आने के बाद अब उन्हें वापस लौटना पड़ा। यद्यपि वे कल वापस आ सकते हैं, लेकिन कुछ कामों को बाद में करने की अपेक्षा जल्दी करना बेहतर होता है। कौन जानता है कि एक दिन बाद क्या बदल जाए। जब मुंह हुआ इस पर विचार कर रहा था, गु चांगहुआ ने पहले ही नाव को मोड़ दिया था और छोटी नाव आराम से उसी रास्ते से वापस चली गई जिस रास्ते से वे आए थे। कुछ क्षण तैरने के बाद मुंह हुआ अचानक ठिठक गया, मानो उसे कुछ असामान्य महसूस हो रहा हो, और उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली तथा अपने चारों ओर की हर चीज को देखने के लिए अपनी दिव्य अनुभूति को पूरी तरह से प्रकट किया। जल्द ही एक धीमी, रुक रुक कर आती हुई आवाज उसके कानों तक पहुंची। परोपकारी। मुंह हुआ रुका और आवाज का अनुसरण करते हुए नीचे देखने लगा। तभी उसने नाव के किनारे पर एक छोटी सी चांदी जैसी मछली देखी, जो अपनी पूंछ हिलाते हुए उसकी छोटी नाव का पीछा कर रही थी। उद्धरण चिन्ह .. छोटी चांदी की मछली।